क्वेश्चन है, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 और 13:5 है। यानी कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:5 है। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि जो दो पात्र है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट पात्र और यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड पात्र। पहले पात्र और दूसरे पात्र यानी कि पहले बर्तन और दूसरे बर्तन दोनों में ही दूध और पानी का मिश्रण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है। पहले पात्र के लिए जो ये अनुपात है वो कितना है, 7:8 है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरे पात्र में जो ये अनुपात दिया हुआ है दूध और पानी का वो कितना है, 13:5 है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 13:5। तो यहाँ पर अब हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि टोटल मिश्रण कितना है। यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला पात्र है उसमें 7 यूनिट मिल्क है और 8 यूनिट पानी है। तो यहाँ पर 7 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 यूनिट। यानी कि 15 यूनिट में से 7 यूनिट तो दूध है और 8 यूनिट क्या है, पानी है। तो यहाँ पर अब हम ये भी देख सकते हैं कि दूसरे पात्र में मिश्रण की कुल कितनी मात्रा है। तो अनुपातों का हमें योग ही तो करना है। 13 और 5 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे पात्र में कितना मिश्रण है, 18 यूनिट है, जिसमें से 13 यूनिट तो क्या है, मिल्क है और 5 यूनिट क्या है, पानी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। लेकिन अगर आपको आगे प्रश्न को हल करना है और आप ऐसा देखोगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों बर्तन जो है वो एक अनुपात यानी कि दोनों बर्तन में जो मिश्रण है ना उसको 1:1 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। 1:1 यानी कि समान मात्रा में मिलाया जाना है। यानी कि पहले पात्र में से हम जितनी मात्रा लेंगे ना उतना ही हमें दूसरे पात्र में से भी लेना है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो हमने देखा है कि पहले पात्र में तो मिश्रण कितना है, 15 यूनिट है और दूसरे पात्र में कितना है, 18 यूनिट है। तो ये वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि मिश्रण की मात्रा जो है ना वो बराबर लेनी है। और अगर यहाँ पर अनुपात 2:3 भी दिया होता कि पहले पात्र में से 2 यूनिट लेना है और दूसरे पात्र में से 3 यूनिट लेना है, उस स्थिति में भी हम यहाँ पर जो ये मिश्रण की जो मात्रा आई है जैसे कि 15 यूनिट और यहाँ पर 18 यूनिट आई है, ये मात्रा तो हमें सबसे पहले बराबर ही करनी होती है। उसके बाद ही हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कितना कितना मिलाना है दोनों पात्रों में से। लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ है 1:1 यानी कि समान मात्रा में मिलाना ही है। लेकिन हमें यहाँ पर ये बराबर मात्रा तो करनी ही होगी कि पहले पात्र में जो ये 15 यूनिट है ये 15 यूनिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरे पात्र में 18 यूनिट है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो दोनों पात्र में मिश्रण है वो समान मात्रा में होना चाहिए और समान मात्रा में ही हमें मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर 1:1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 15 और 18 का जो लैसी आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 15 और 18 को ही तो बराबर करना है ना। तो हम 15 और 18 का लैसे लेंगे। 15 और 18 का जो लैसे आएगा वो 90 आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, 15 को भी 90 बनाना चाहिए और 18 को भी 90 बनाना चाहिए। तो 15 को 90 बनाने के लिए तो 15 में 6 का गुणा करना होगा और 18 को 90 बनाने के लिए 18 में 5 का गुणा करना होगा। इस तरह से यहाँ पर जो ये मिश्रण है उसकी मात्रा बराबर आ जाएगी। लेकिन अब ये तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो पहले पात्र में मिश्रण था 15 यूनिट, उसमें हमने 6 का गुणा किया है। तो यहाँ पर जो ये अनुपात है ना इसमें भी 6 का गुणा होगा। तो यहाँ पर 7 में भी 6 का गुणा हो जाएगा और 8 में भी 6 का गुणा होगा। जैसा कि आपने देखा कि दूसरे पात्र में जो मिश्रण था वो 18 यूनिट था, लेकिन 90 यूनिट करने के लिए 5 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर जो ये अनुपात है 13:5, तो यहाँ पर भी हमें 5 का ही गुणा करना होगा। तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो नया अनुपात आएगा पहले पात्र और दूसरे पात्र में कितना कितना आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7 का गुणा 6 से किया जाएगा तो ये हो जाएगा 42 अनुपात 8 का गुणा 6 से किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 48। फिर आप देखिए दूसरे पात्र में जो अनुपात था दूध और पानी का वो 13:5 था, लेकिन 5 का गुणा किया गया है तो जिससे कि यहाँ पर ये चेंज हो गया। जो 13 है उस वो तो क्या हो गया, 65 हो गया, क्योंकि 5 का गुणा किया गया है और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो टोटल मिश्रण है आपने वैसे भी देखा कि 15 गुणा 6 करने पर 90 आ ही गया, और वैसे भी देख सकते हो 42 + 48 कितना होगा, 90 होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि 65 + 25 कितना होगा, 90 होगा। यानी कि 90 यूनिट है और 90 यूनिट में आप देख सकते हो कि पहले पात्र में मिल्क कितना है, 42 यूनिट है और पानी कितना है, 48 यूनिट है। और दूसरे पात्र में दूध कितना है, 65 यूनिट है और पानी कितना है, 25 यूनिट है। अब करना क्या है, 1:1 में मिलाना है, यानी कि समान मात्रा में मिलाना है। अब समान मात्रा तो
ये है ही। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये समान मात्रा ही तो है। पहले पात्र में भी 90 यूनिट मिश्रण है और दूसरे पात्र में भी 90 यूनिट मिश्रण है। तो इन दोनों पात्रों में जो मिश्रण है उसको हम मिला लेंगे और तीसरे पात्र में हमें ये देखना है कि जो नया मिश्रण बना है पहले पात्र के मिश्रण से और दूसरे पात्र के मिश्रण से जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ना कि जब दोनों पात्रों में से मिश्रण को मिलाया जा रहा है तो फिर दूध कितना होगा उसमें और पानी कितना होगा और टोटल मिश्रण कितना होगा। तो यहाँ पर हम दूध का जो ये अनुपात है ये जोड़ सकते हैं। 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा। 4 और 6 कितना होगा, 10। यहाँ पर आ जाएगा ये 107 फिर ये अनुपात। अब हम यहाँ पर 48 और 25 को भी जोड़ सकते हैं जिससे कि हमें ये पता लगे कि मिश्रण में पानी कितना है। 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा। 4 और 2 6 और इसमें 1 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 7। यहाँ पर 90 और 90 को जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 180। अब आप देख सकते हो कि दोनों पात्रों से जो मिश्रण मिलाया गया है तो कुल मिलाकर वो मिश्रण तो 180 यूनिट हो गया, लेकिन उसमें दूध कितना है, 107 यूनिट है और पानी कितना है, 73 यूनिट है। तो यहाँ पर दूध और पानी का जो अनुपात आया है वो 107 अनुपात 73 आया है। और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 107 अनुपात 73। तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितनी प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी कि चाल को बढ़ा रहा है। जब चाल को बढ़ाया जाएगा तो वही निश्चित दूरी को तय करने में समय जो है वो कम लगेगा। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाता है 83.1/3%, तो गंतव्य स्थान तक पहुँचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो यहाँ पर ये 83.1/3% दिया हुआ है इसको हम भिन्न में बदलते हैं, यानी कि ये प्रतिशत है और इसको हम भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि प्रतिशत से सवाल को हल करेंगे तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। और अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदल लेंगे और फिर भिन्न से सवाल को हल करेंगे तो सवाल हमारे लिए करना आसान होगा। तो 83.1/3% यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50% प्लस 33.1/3%, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 50% प्लस 33.1/3% करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 83.1/3% के ही बराबर होगा। तो 50% को तो हम भिन्न में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा 50 और परसेंट का चिन्ह हम हटाएंगे और बट्टे में हम लिख देंगे 100, फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले तो हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 का गुणा 33 से होगा तो 99, और 99 में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, और बट्टे में हमें लिखना होगा 3। तो इस प्रकार 33.1/3 जो था उसको हमने साधारण भिन्न में बदल लिया, लेकिन परसेंट को तो भिन्न में बदलना अभी बाकी है ना, तो परसेंट का चिन्ह हटेगा और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 100। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये 50/100 है, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2, और 100 से 100 कट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/3 के बराबर। तो अब आप इस तरह से समझिए कि जो ये 50% है ये तो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, और यहाँ पर जो 33.1/3% है ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हमें 83.1/3% का भिन्न रूप निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 1/2 प्लस 1/3 करना होगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6, ये तो आपको हल करना आता ही होगा। तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 5/6। ये 5/6 कैसे आया, हमने 1/2 प्लस 1/3 किया है, जिससे कि ये किसके बराबर आया है, 5/6 के बराबर आया है। तो 83.1/3% ये प्रतिशत में था और इसका भिन्न रूप क्या होता है, 5/6 होता है। अगर आपको ये याद ही होता है 83.1/3% किसके बराबर होगा, ये 5/6 के बराबर होगा, तो आप प्रश्न को और भी आसानी से कर सकते हो और आपको परीक्षा में समय भी कम लगेगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया तो यहाँ पर हमें समय लगा, लेकिन अगर ये आपको याद होता तो आप यहाँ परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रतिशत को तो आप भिन्न में आसानी से बदल लोगे। जब आप आसानी से भिन्न में ही बदल लोगे तो फिर सवाल भी आसान हो जाएगा। अब आप यहाँ पर समझिए कि प्रश्न को आगे कैसे हल करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सामान्य चाल, यानी कि व्यक्ति की सामान्य चाल क्या है।
और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान चाल। तो यहाँ पर सामान्य चाल से अर्थ ये है कि व्यक्ति की जो स्वयं की चाल है वो तो सामान्य चाल हो गई, लेकिन इस प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है ना कि व्यक्ति जो है वो अपनी गति को 83 सही 1/3% बढ़ाता है। तो इस चाल को हमने क्या कह दिया है, वर्तमान चाल कह दिया है। यानी कि सामान्य चाल में जब हम 83 सही 1/3% बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में जो हमें चाल प्राप्त होगी वो वर्तमान चाल होगी, क्योंकि व्यक्ति अपने सामान्य चाल से नहीं चल रहा है, चाल को बढ़ाया गया है और उस चाल से वह गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है। तो 83 सही 1/3% जो है वो किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो बट्टे में 6 लिखा हुआ है इसको तो हम मान रहे हैं व्यक्ति की सामान्य चाल है, लेकिन व्यक्ति जो है ना वो चाल में वृद्धि कर रहा है, और कितनी वृद्धि कर रहा है, 83 सही 1/3% की। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर 6 यूनिट तो चाल उसकी सामान्य है, लेकिन 83 सही 1/3% की वृद्धि कर रहा है। तो 6 का अगर आप 83 सही 1/3% निकालोगे तो ये 5 के बराबर आएगा, यानी कि 5 यूनिट की यहाँ पर हमें वृद्धि करनी होगी और उसकी वर्तमान चाल कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी। अगर यहाँ पर सामान्य चाल उसकी 6 यूनिट है और 83 सही 1/3% की वृद्धि की जा रही है, तो यही चाल जो 6 यूनिट है ये कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी। क्योंकि हमें भिन्न से यही तो समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर बट्टे में लिखी हुई चाल को हम सामान्य चाल मानते हैं तो 6 का 83 सही 1/3% निकालने पर 5 आएगा, और फिर हम 6 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वर्तमान चाल 11 आ जाएगा। तो सामान्य चाल और वर्तमान चाल के बीच में जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 6:11। तो ये तो है चाल का अनुपात, लेकिन हम समय का अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर व्यक्ति सामान्य चाल से चलता तो भी वह गंतव्य स्थान तक ही पहुंचता, यानी कि जहां उसको जाना है वो वहीं पे जा रहा था। और अगर उसने चाल में वृद्धि भी कर दी है, यानी कि वो वर्तमान चाल से जा रहा है, तो भी वह उसी स्थान पर जा रहा है जिस स्थान पर वह सामान्य चाल से जाता। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दूरी यहाँ पर प्रश्न में समान है। तो यहाँ पर अगर दूरी समान है ना और चाल का अनुपात हमने निकाल लिया है, तो समय का अनुपात जो होगा वो चाल के अनुपात का ही उल्टा होगा। जैसे कि यहाँ पर 6:11 ये चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात हम लिख देंगे 11:6। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझिए कि अगर सामान्य चाल 6 यूनिट थी ना, तो उस स्थिति में समय कितना लग रहा था, 11 यूनिट लग रहा था। लेकिन जैसे ही चाल में वृद्धि की गई, चाल यहाँ पर 6 यूनिट से 11 यूनिट हो गई, तो उस स्थिति में आप ये देख सकते हो कि समय भी कम लगा है, क्योंकि चाल में वृद्धि हो जाएगी तो समय कम ही लगेगा। पहले समय 11 यूनिट लग रहा था अगर सामान्य चाल से चला जाता तो, लेकिन चाल में वृद्धि कर दी गई है तो समय में आप देख सकते हो कि कमी हो गई है। पहले 11 यूनिट समय लग रहा था, लेकिन अब कितना लग रहा है, 6 यूनिट समय लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो समय में कमी आई है वो कितनी आई है, 5 यूनिट की कमी आई है। लेकिन जो हमें आंसर देना है ना वो हमें यही देना है कि समय में कितनी कमी आई, लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है। तो अब हमें आंसर कैसे निकालना होगा, आपको पता है ना कि कमी कितने की हो रही है, 5 यूनिट की कमी हुई है समय में। आप ध्यान से देख लीजिए कि 11 यूनिट समय सामान्य चाल से लग रहा था, लेकिन चाल में तो वृद्धि कर दी गई है ना, तो उस स्थिति में समय भी यहाँ पर 5 यूनिट कम लग रहा है और समय कितना लग रहा है, 6 यूनिट लग रहा है। लेकिन हमें तो यही देखना है कि समय में कितनी प्रतिशत की कमी आई। तो 5 यूनिट की कमी आई, लेकिन आंसर तो परसेंट में निकालना है, तो बट्टे में तो हमें लिखना होगा पहले वाला समय, यानी कि पहले कितना लग रहा था सामान्य चाल से, 11 यूनिट। तो यहाँ पर हम बट्टे में 11 लिखेंगे और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से करना होगा। तो अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है कि जो कमी आई है वो 5 यूनिट की आई है और मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर 100 से करना होगा। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 100 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 500 और बट्टे में हम लिखेंगे 11। तो अब हमें क्या करना है, 500 में हमें 11 से भाग देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 चौक 44, फिर यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर जब आप हल करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 45.45%। आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 45.45%, तो यही सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के पश्चात भी 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और यहाँ पर लिखेंगे हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट दी जाती है। तो आपको तो ये पता होगा कि 16 सही 2/3% का भिन्न रूप क्या होगा। तो यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले तो हम साधारण भिन्न में ही चेंज करते हैं। तो 3 का गुणा 16 से होगा तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 50/3। फिर ये परसेंट का चिन्ह को तो हमें हटाना ही है क्योंकि हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, तो हमें बट्टे में 100 भी लिखना होगा। और अब हम इसको हल करते हैं तो 50 से ये 100 कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पर ये 16 सही 2/3% किसके बराबर आ जाएगा, 1/6 के बराबर आ जाएगा। और ये आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में आपको इतना समय तो नहीं मिलेगा कि आप ऐसे निकाल कर देखोगे। तो यहाँ पर 16 सही 2/3% किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। और आपको ये भी तो पता है कि 16 सही 2/3% है क्या, ये तो छूट है। और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो बट्टे में 6 लिखा हुआ है ना, इसको मानना होगा अंकित मूल्य। तो यहाँ पर ये हमने लिखा है ना मार्केट प्राइस, यही तो अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर इसके नीचे हम लिखेंगे 6 यूनिट। अंकित मूल्य हमने मान लिया है 6 यूनिट है, और आपको पता है कि 16 सही 2/3% की तो छूट दी जा रही है। तो 6 का 16 सही 2/3% जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हमने अंकित मूल्य 6 यूनिट माना है ना, और छूट यहाँ पर 16 सही 2/3% की दी जा रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ आपको यही लेना है कि छूट यहाँ पर 1 यूनिट की दी जा रही है। अगर 6 यूनिट वस्तु का अंकित मूल्य है और 1 यूनिट की छूट दी जाए तो फिर वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, वस्तु को बेचा जाएगा 5 यूनिट में। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जो यहाँ पर 16 सही 2/3% छूट दी हुई थी, तो इससे हमने अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो संबंध निकाला है, यानी कि जो अनुपात निकाला है, वो कितना आया है, 6:5 आया है। तो आइए अब हम यहाँ पर आगे प्रश्न को हल करते हैं। आपको पता है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो ये अनुपात आया है वो कितना है, 6:5 है। क्योंकि छूट का जो संबंध होता है ना, वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से ही होता है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वही तो विक्रय मूल्य होता है। तो अब आप आगे ध्यान दीजिए कि छूट देने के पश्चात भी दुकानदार को 40% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जब लाभ दिया हुआ है तो लाभ का संबंध तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही होगा। तो 40% का लाभ हो रहा है, अब ये प्रतिशत में है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे और भिन्न से ही प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो भिन्न में बदलना है तो हमें लिखना होगा 40/100। जब हम इसको हल करते हैं यानी कि 20 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 के बराबर। तो 40% का भिन्न रूप क्या होता है, 2/5 होता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर बट्टे में लिखा हुआ है 5, तो इसको तो हमें मानना है क्रय मूल्य। तो आपको पता है कि सीपी लिखा हुआ है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, और ये कितना मान रहे हैं हम, 5 यूनिट मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस के नीचे लिख देंगे 5 यूनिट। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर 40% का लाभ हो रहा है, और अगर 5 यूनिट हमने क्रय मूल्य माना है तो 5 का अगर 40% निकाला जाएगा ना, तो वो 2 के बराबर आएगा। अगर 5 यूनिट यहाँ पर क्रय मूल्य मान रहे हैं और 40% का लाभ हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। और 2 यूनिट का लाभ तो तभी हो सकता है ना जब 5 रुपए की वस्तु खरीदी जाए और 7 रुपए में बेच दी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के नीचे ही हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर 7 रुपए यानी कि 7 यूनिट लिखना होगा, क्योंकि हम यूनिट में ही प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है, ये तो हम क्या लिख रहे हैं, क्रय मूल्य, और 5 का 40% होता है 2 के बराबर। 2 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है। 2 यूनिट का लाभ तो तभी हो सकता है जब 5 यूनिट की जो वस्तु है उसको 7 यूनिट में बेच दिया जाए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे हम 7 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में भी अनुपात निकाल दिया, और वो कितना आया है, 7:5 आया है।
लेकिन अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ही वस्तु की तो बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक ही वस्तु की हो रही है, और आपने देखा कि यहाँ पर जो ये विक्रय मूल्य है, जब इसका अंकित मूल्य के साथ अनुपात निकाला जाता है तो ये 5 यूनिट लिखा हुआ है। और जब यहाँ पर विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य के साथ अनुपात निकाला जाता है, जैसे कि 7:5 यहाँ पर निकाला गया है, तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो 7 यूनिट है। लेकिन ये विक्रय मूल्य तो एक ही वस्तु का है, तो यहाँ पर जो ये 5 है और ये 7 है, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर हमें इसे बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर ये करना होगा कि अगर आप यहाँ पर 5 में 7 का गुणा कर दो और 7 में 5 का गुणा कर दो तो ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 5 गुणा 7 35 होगा, 7 गुणा 5 35 होगा। लेकिन ये अनुपात है, अगर यहाँ पर 7 का गुणा किया जा रहा है तो यहाँ पर 6 में भी 7 का गुणा किया जाएगा, और यहाँ पर 7 में 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर 5 में 5 का ही गुणा होगा। अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर अब आप ये देखिए, जो अंकित मूल्य है यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना आएगा, 6 का गुणा 7 से होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 42, और 5 का गुणा 7 से करो चाहे 7 का गुणा 5 से करो, यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो तो कितना ही आएगा, 35 यूनिट आएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर जो सीपी है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना आएगा, 5 का गुणा 5 से होगा तो ये आ जाएगा 25। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमने अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में संबंध निकाल लिया है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर अनुपात कितना आया है। तो हम यहाँ पर ये अनुपात लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर इन तीनों के बीच में जो अनुपात आया है वो क्या आया है, ये आया है 42 यूनिट, यहाँ पर आया है ये 35 यूनिट, और ये आया है 25 यूनिट। तो इस तरह से हमने इन तीनों के बीच में संबंध निकाल लिया है, किनके बीच में, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में। लेकिन अब हमें प्रश्न को आगे हल करना है, और ज्ञात क्या करना है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, वो किसके बराबर है, 8,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 25 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू ही किसके बराबर है, 8,000 रुपये के बराबर है। और हमें तो ज्ञात क्या करना है कि अंकित मूल्य जो है वो वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। लेकिन अभी तो हम ये देखते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आपको ये पता लग गया है कि जो 25 यूनिट है वो किसके बराबर है, 8,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें 8,000 में 25 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 25 या 75, और 25 दूनी 50, और इस तरह से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर आएगा 320 रुपये के। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, 320 रुपये के बराबर है। अगर यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पर हमें 35 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, और 35 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 35 में हमें 320 का गुणा करना होगा। अगर हमें यहाँ पर अंकित मूल्य ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हमें 42 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, और 42 में हमें 320 का गुणा करना होगा। लेकिन प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, अब हम उस तरफ ध्यान देते हैं। तो हमें ये समझ में तो आ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ पर 320 रुपये के बराबर है। अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि उसका अंकित मूल्य यानी कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए ना कि कितना अधिक है। यूनिट में ही पहले वैल्यू देखिए कि 42 यूनिट तो क्या है, अंकित मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 25 यूनिट। तो यहाँ पर अंतर कितने यूनिट का है, तो अगर आप 42 में से 25 घटाओगे तो ये आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 17 यूनिट का अंतर है। तो हमें इसी 17 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। जब हमें पता है कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 320 रुपये के बराबर है, तो यहाँ पर हमें 17 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर है, या फिर अंकित मूल्य जो है वो वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। तो 17 यूनिट अधिक है, लेकिन 17 यूनिट आंसर हमें नहीं देना है, हमें आंसर जो देना है वो रुपए में देना है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 320 रुपये है और 17 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम 17 का गुणा करेंगे। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 17 दूनी होगा 34, और 17 या 51, 51 में 3 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 54। तो यहाँ पर जो ये आंसर आएगा 5,440 रुपये आएगा, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 5,440 रुपये अधिक है, और ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है,
किंतु इसकी जो खपत है वो 8 सही 1/3% तब कम हो जाती है। यानी कि जब चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो खपत को कम कर देंगे। जैसे कि अगर कोई वस्तु हम ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो फिर हम उस वस्तु को कम खरीदते हैं, जिससे कि हमारा जो बजट है वो थोड़ा बहुत सही बना रहे। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि जो खपत है उसको कितना कम किया जा रहा है, 8 सही 1/3% कम किया जा रहा है। और प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि इस पर व्यय यानी कि जो चीनी पर खर्चा किया जाता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो आपको ऐसा समझना है कि चीनी का मूल्य बढ़ गया है, यानी कि पहले कम था अब ज़्यादा हो गया है। अगर ज़्यादा हो गया है तो उस स्थिति में खर्चा तो ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन क्या किया गया है कि खपत को कम कर दिया गया है। जैसे कि पहले चीनी ज़्यादा यूज करते थे, अब कम यूज़ करेंगे। लेकिन अब ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर हम चीनी का मूल्य बढ़ गया और चीनी को हम कम यूज़ कर रहे हैं पहले की तुलना में, लेकिन क्या अब हमारा जो खर्चा है चीनी के ऊपर उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी? क्योंकि खपत को कम कर रहे हैं तो हो सकता है कि खर्चे में कमी आ जाए, लेकिन अगर मूल्य बढ़ रहा है और मूल्य के अनुसार हम खपत को थोड़ा बहुत ही कम कर रहे हैं तो उस स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि खर्चा कम हो, खर्चा बढ़ भी सकता है क्योंकि मूल्य तो बढ़ ही गया है और उस अनुसार हम खपत कम नहीं कर रहे, तो उस स्थिति में खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर समझिए कि खर्चा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या होगा? तो यहाँ पर आपको एक फ़ॉर्मूला ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हमें किसी वस्तु पर खर्चा निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु की कीमत कितनी है और हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु की खपत कितनी है। जैसा कि आप यहाँ पर समझिए कि हमें चीनी के ऊपर खर्चा निकालना है, तो चीनी का मूल्य आप मान लीजिए कि 30 रुपये किलो है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 रुपये, मतलब 1 किलो चीनी कितने की आती है, 30 रुपये की। और अगर हम 5 किलो चीनी खरीदते हैं तो फिर चीनी के ऊपर खर्चा कितना आ जाएगा, 150 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो आपको खर्चे का फॉर्मूला पता होना चाहिए। खर्चा यानी कि व्यय, किसी वस्तु पर जो व्यय किया जा रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस वस्तु की कीमत और मल्टीप्लाई क्या करना होता है कि उसकी खपत कितनी की जा रही है। तो आपको अब ये पता है कि अगर हमें खर्चा ज्ञात करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस वस्तु की कीमत कितनी है और हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उस वस्तु की खपत कितनी है। तो अब आप यहाँ पर प्रश्न को समझिए। तो चीनी का मूल्य जो है वो 20% बढ़ जाता है, यानी कि जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कीमत, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड यानी कि पहले वाली कीमत क्या थी, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। न्यू यानी कि जब यहाँ पर वृद्धि हो गई है मूल्य में तो फिर बढ़कर कितना हो गया है, नया मूल्य क्या है। तो यहाँ पर अब आपको ये पता है कि जो मूल्य बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो 20% जो यहाँ पर है प्रतिशत है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे क्योंकि हम प्रश्न को भिन्न से ही हल करेंगे। तो हमें लिखना होगा 20 और परसेंट के चिन्ह को तो हटाना ही होगा और परसेंट के स्थान पर हमें बट्टे में 100 लिखना होगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो 20% किसके बराबर होता है, 20% आपको पता होना चाहिए कि ये 1/5 के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बट्टे में लिखा हुआ है 5, तो 5 को तो हम मान रहे हैं चीनी का पहले वाला मूल्य, लेकिन अब वृद्धि हो रही है और कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की हो रही है। तो 5 का 20% होता है 1 के बराबर। अगर 5 यूनिट हमने माना है पहले वाला मूल्य और 20% की वृद्धि हो रही है तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, और 5 में अगर हम 1 यूनिट बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो नया मूल्य है वो 6 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि जो यहाँ पर 20% दिया हुआ था कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो उससे हमने यहाँ पर ये निकाल लिया कि चीनी का पहले वाला मूल्य 5 है, तो चीनी का जो नया मूल्य है वो कितना है, 6 है। तो यहाँ पर अब हम ये लिख सकते हैं कि चीनी का जो पहले वाला मूल्य है वो तो 5 है और नया मूल्य क्या है, 6 है। तो यहाँ पर हम ये अनुपात भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पुराना मूल्य और नए मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो खपत है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं खपत। तो अब हम ये भी पता लगाएंगे कि पहले कितनी खपत की जाती थी, यानी कि पहले कितना उपयोग में लिया जाता था चीनी और अब कितना उपयोग में लिया जा रहा है। तभी तो हम खर्चा निकाल पाएंगे ना, क्योंकि खर्चा हमें निकालने के लिए हमें कीमत पता होनी चाहिए और खपत पता होनी चाहिए। ये तो हमें फॉर्मूले से ही समझ में आ गया है।
तो अब आपको पता है ना कि खपत के लिए यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना खपत कम करा जाता है, 8 सही 1/3% कम किया जाता है। तो 8 सही 1/3% है ये, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो पहले तो यहाँ पर जो ये मिश्रित भिन्न दी हुई है इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/3। फिर प्रतिशत का चिन्ह तो हमें हटाना ही है और बट्टे में हमें 100 लिखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25/300, और जब हम इसको हल करेंगे यानी कि 25 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 के बराबर। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 8 सही 1/3% जो है वो किसके बराबर होता है, 1/12 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब आपको ये पता है कि खपत में क्या की जा रही है, कमी की जा रही है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पहले खपत कितनी की जाती थी, 12 यूनिट की जाती थी, क्योंकि बट्टे में 12 लिखा हुआ है। लेकिन अब कमी की जा रही है, तो 12 का 8 सही 1/3% अगर हम निकालते हैं ना तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो अगर कमी की जा रही है तो हमें 12 में 1 यूनिट की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, खपत 11 यूनिट आ जाएगा। तो पहले अगर 12 यूनिट खपत की जाती थी, तो अगर अब 8 सही 1/3% की कमी की गई है तो 12 यूनिट में 1 यूनिट की कमी करनी होगी, और यहाँ पर जो ये खपत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11 यूनिट आ जाएगी। यानी कि पहले खपत की जाती थी 12 यूनिट, लेकिन जैसे ही जो मूल्य है यहाँ पर 5 यूनिट से 6 यूनिट हो गया, तो यहाँ पर खपत को 12 यूनिट से 11 यूनिट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो खर्चा हम कर रहे हैं, यानी कि जो चीनी पर व्यय हो रहा है, व्यय यानी कि खर्चा हो रहा है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो यहाँ पर अगर हमें खर्चा निकालना है तो आपको खर्चे का फॉर्मूला पता है कि खर्चा अगर हमें निकालना है तो हमें कीमत का गुणा किससे करना होगा, कीमत का गुणा हमें खपत से करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम पुराना खर्चा निकालते हैं तो पुरानी कीमत कितनी है, 5 यूनिट, और पुरानी खपत कितनी है, 12 यूनिट। तो इन दोनों वैल्यू का हमें गुणा करना होगा, 5 गुणा 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। उसी प्रकार यहाँ पर हम नया खर्चा निकालेंगे, यानी कि वर्तमान में कितना खर्चा हो रहा है। तो वर्तमान में चीनी का मूल्य जो है वो 5 से 6 हो गया है और खपत 12 से 11 हो गई है। तो खर्चा निकालना है तो 6 का गुणा 11 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66। अब आप यहाँ पर ये आसानी से देख सकते हो कि खर्चे में कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि कहा कि जो खर्चे का जो अनुपात आया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं खर्चे का जो अनुपात है वो कितना है, ओल्ड कितना है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू। तो आपको पता है कि पहले खर्चा होता था 60 यूनिट, लेकिन अब कितना किया जा रहा है, 66 यूनिट किया जा रहा है। तो खर्चे में आप देख सकते हो कि परिवर्तन आया है, और यहाँ पर खर्चे में वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि हुई है, अनुपात से 6 यूनिट की वृद्धि हुई है। लेकिन जो हमें आंसर निकालना है वो हमें प्रतिशत में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो यहाँ पर वृद्धि हुई है वो 6 यूनिट की हुई है, लेकिन पहले कितना खर्चा किया जाता था, 60 यूनिट किया जाता था ना। तो बट्टे में आएगा 60, और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे ही, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पर आंसर आएगा 10%। और ये जो आंसर है ना ये वृद्धि का आएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 10% की वृद्धि हो जाएगी खर्चे में। क्वेश्चन है, राम तथा श्याम एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। श्याम तथा मोहन इस कार्य को 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं तथा तीनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। श्याम अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि राम और श्याम अगर किसी कार्य को करते हैं ना तो कार्य 40 दिन में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि राम और श्याम अगर मिलकर कार्य को करेंगे तो कार्य 40 दिन में पूरा हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि श्याम और मोहन के लिए दिया हुआ है कि श्याम और मोहन अगर इसी कार्य को करेंगे ना तो 36 दिन का समय लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि श्याम और जो मोहन है ये दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 36 दिन में पूरा हो जाता है। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि तीनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो कार्य 24 दिन में ही पूरा हो जाएगा। तीनों व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति राम है, दूसरा यहाँ पर श्याम है और तीसरा यहाँ पर मोहन है। तीनों
तीनों मिलकर अगर कार्य को करते हैं ना तो कार्य 24 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कि कुल कार्य क्या होगा। कुल कार्य यहाँ पर हम किस तरह से माने, आपको पता है कि यहाँ पर दिनों की संख्या दी हुई है 40 है, 36 है, 24 है। अगर इन्हीं तीनों संख्याओं का लैसे लिया जाता है तो कितना आएगा, लैसे यहाँ पर आएगा 360 यूनिट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 360 यूनिट क्या है, यहाँ पर कुल कार्य है। और अब इस कार्य को करने में हमें ये देखना है कि जो श्याम है वो अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। लेकिन अभी हमें ये पता लगाना होगा कि श्याम की दक्षता कितनी है, यानी कि श्याम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। जब हमें ये पता लग जाएगा ना कि एक दिन में श्याम कितना कार्य कर सकता है, तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि यहाँ पर जो ये 360 यूनिट कार्य है वो श्याम कितने दिनों में कर पाएगा, यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर अब हमें दक्षता निकालनी, और दक्षता का अर्थ यही होता है कि एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है। तो आपको पता है कि राम और श्याम अगर मिलकर कार्य करते हैं तो यहाँ पर जो ये 360 यूनिट कार्य दिया हुआ है ना, इस कार्य को करने में उन्हें 40 दिन का समय लगता है। तो हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि राम और श्याम जो है वो मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे। 360 यूनिट तो कुल कार्य है, लेकिन इनको 40 दिन का समय लगता है, तो 40 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा और यहाँ पर आ जाएगी इनकी दोनों की दक्षता कितनी आएगी, 9 यूनिट आएगी। यानी कि अगर ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं ना, राम और श्याम, तो ये एक दिन में तो कितना कार्य कर सकते हैं, 9 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो इनकी जो दक्षता है वो कितनी है, 9 यूनिट प्रतिदिन। अब हम यहाँ पर श्याम और मोहन की भी दक्षता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि श्याम और मोहन मिलकर जब कार्य करते हैं तो फिर उन्हें 36 दिन का समय लगता है और 360 यूनिट यहाँ पर कुल कार्य है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक दिन में ये कितना कार्य करते होंगे। तो 360 में हमें 36 से भाग देना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगी इनकी कुल मिलाकर दक्षता 10 यूनिट। यानी कि श्याम और जो मोहन कार्य करेंगे एक दिन में, तो ये कितना कार्य कर सकते हैं, 10 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होगा कि इनकी जो दक्षता है वो 10 यूनिट प्रतिदिन है। फिर यहाँ पर हम इन तीनों की भी कुल मिलाकर दक्षता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ना कि ये तीनों मिलकर, यानी कि राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर इसी 360 यूनिट कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों की भी कुल मिलाकर दक्षता निकाल सकते हैं। लेकिन दक्षता निकालने का तरीका आपको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, 360 यूनिट यहाँ पर कुल कार्य है और यहाँ पर हमें दिनों की संख्या से भाग देना होगा, और यहाँ पर ये कितना आएगा ये भी आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 15। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों अगर कार्य करते हैं ना तो कितना कार्य कर लेते हैं, 15 यूनिट कार्य कर लेते हैं एक दिन में। तो इन तीनों की दक्षता जो है कुल मिलाकर वो कितनी है, 15 यूनिट प्रतिदिन। तो यहाँ पर हमें तो ये पता लगाना है कि जो श्याम यहाँ पर एक व्यक्ति है वो अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर हमें श्याम की दक्षता निकालनी है। तो अब आपको यहाँ पर ये पता है कि जो ये 15 यूनिट कार्य हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस कार्य को राम, श्याम और मोहन कर रहे हैं। जब राम, श्याम और मोहन मिलकर कार्य करें ना तो एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर लेते हैं। लेकिन जब राम और श्याम अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 9 यूनिट ही कार्य होता है, और अगर इनके साथ मोहन जुड़ जाता है तो 15 यूनिट कार्य हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहला इक्वेशन है, यानी कि पहले इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि राम और श्याम अगर कार्य करते हैं तो एक दिन में 9 यूनिट कार्य ही हो रहा था। और तीसरा इक्वेशन जिसमें हमें तीनों की दक्षता पता लग रही है कि तीनों अगर कार्य करेंगे तो 15 यूनिट कार्य हो रहा है। तो ये 15 यूनिट कार्य इसलिए ही तो हो रहा है क्योंकि मोहन कार्य कर रहा है, और मोहन कितना कर रहा है, 6 यूनिट कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर वैसे हमें मोहन की दक्षता तो नहीं निकालनी, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए, जो दूसरा इक्वेशन है उससे हमें ये पता लग रहा है कि जो श्याम और मोहन है वो कितना कार्य कर सकते हैं, 10 यूनिट कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इनके साथ राम जुड़ जाता है तो फिर 15 यूनिट कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर 15 यूनिट कार्य इसलिए ही तो हो रहा है क्योंकि जो राम है वो कितना कार्य कर रहा है, 5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो राम की जो दक्षता है वो कितनी है, 5 यूनिट प्रतिदिन। तो अब हमें पता है कि तीनों की कुल मिलाकर दक्षता तो 15 यूनिट कार्य करने की है, और मोहन जो है वो 6 यूनिट कार्य करता है, राम 5 यूनिट कार्य करता है। तो फिर श्याम कितना करता होगा, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 यूनिट तो मोहन और राम का ही कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 यूनिट कुल कार्य
कार्य कर रही है तो यहाँ पर जो श्याम है वो 4 यूनिट कार्य करता होगा। यानी कि जो श्याम है वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। तो हमें ये पता लग गया कि श्याम जो है वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और हमें ये भी तो पता है कि कार्य कितना करना है, 360 यूनिट कार्य करना है। तो यहाँ पर अब हम हल करते हैं तो आपको ये पता लग गया है कि जो श्याम अगर कार्य करे ना तो फिर वह 4 यूनिट कार्य कर देता है एक दिन में, और हमें कार्य कितना करवाना है, 360 यूनिट कार्य करवाना है। और हमें पता ये लगाना है कि श्याम अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो श्याम तो एक दिन में 4 यूनिट कार्य ही कर पाता है और 360 यूनिट कार्य करना है, तो 4 से हम यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 दिन। यानी कि श्याम को इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 90 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।